जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है जरा क्विकली उसकी तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई रजिस्ट्रेशन, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है। ऑलरेडी वहाँ पर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है और उस पर मज़ीद अब जो इलेक्शन के हवाले से सिचुएशन बन रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो आज के मेहमान होंगे उनसे इस पर बात करेंगे। कराची में कल एक वाक़या पेश आया, दहशतगर्दों ने हमला किया, 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए हैं, 4 दहशतगर्द इसमें हलाक हुए हैं। इस पर बात करेंगे और आज के मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे हुज़ैफ़ा रहमान साहब मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ साथ शफ़ी जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपके वक्त की भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हुज़ैफ़ा साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। तकरीबन 1 महीना अब रह गया है जब इलेक्शंस होने हैं कश्मीर में, लेकिन पीटीआई का मुस्तकबिल जो है वो कश्मीर में भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट से उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखें, एक तो ज़ाहिर है कश्मीर खुद एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है, लेकिन ज़ाहिर अगर आप मेरा सियासी मौक़िफ़ पूछेंगी जी, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक जमात के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम थे, उसे बैन किया गया था, तो फिर हाई कोर्ट ने उसे अलाउ कैसे कर दिया? और अगर हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, आपकी प्रोसिक्यूशन की, आपका डिफेंस की कमज़ोरी है, जो भी वजह बनी, तो ज़ाहिर इलेक्शन नज़दीक है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी नई मुतनाज़ चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसके बाद जो है एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खुल जाए। अगर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है और समझती है कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है, तो मेरे ख्याल से कोई मुज़ाहका नहीं है। अगर आपने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था तो बेहतर ये था कि आप हाई कोर्ट लेवल पर ही इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते, हाई कोर्ट ये फैसला ही ना करती। क्योंकि ज़ाहिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर 27 दिन इलेक्शन में रह गए हैं और आप बर वक्त इस तरह के फैसले करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स इस जमात से एसोसिएट होंगे, कुछ फिर आज़ाद हो जाएंगे, तो लामहला फिर तनकीद करने वालों को मौका मिलता है कि आपने इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया, हाल दो कि वो हो ना हो। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसको जो है जिस स्टेज के ऊपर फैसला होना चाहिए था वो फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर। सही। शफी जान साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है आपके खिलाफ, तो उसके बाद क्या प्लान कर रहे हैं आप? किसी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे या फिर जो आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा, क्या करेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, तो ये खौफ की अलामत आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है वो खुद तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है पिटीशन लेके चली गई है। तो ये तो एक दफा फिर से इस इलेक्शन की साख को मुतासिर कर रही है। जहां तक इल्हाक की बात है, तो आपने देखा था कि हमने जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ भी इल्हाक किया था और उसका निशान भी पोलो मैन था। और जब इनको ये पता चला कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो है वो एक निशान पे लड़ेंगे, तो उन्होंने जीबी डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी बैन कर दिया। खौफ इमरान खान का है, खौफ इतना है कि आप खुद देख लें कि हाई कोर्ट का फैसला आता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के खिलाफ जा रहा है, और इसी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन भी वहां पे जो है वो देखने हैं। तो ये कितने शफाफ होंगे, किस तरह इलेक्शन करवाए जाएंगे? साख तो पहले दिन से मुतासिर हो गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ मैदान में है और इंशाल्लाह हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से जीबी में, जिस तरीके से पंजाब के बाय इलेक्शन में, जिस तरीके से आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं थी, यही उम्मीद हम कश्मीर में भी इस वक्त कर रहे हैं। सही। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, वैसे आज़ाद कश्मीर में ऑलरेडी हालात अच्छे नहीं हैं और ऐसी सिचुएशन में एक सियासी जमात को फिर से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना, आप नहीं समझते कि सियासी तौर पर इससे आपको मजीद नुकसान होगा? देखिए, अगर आप मुझसे बतौर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के तौर पर पूछेंगी तो मेरा जवाब यही होगा कि आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ पर जो बैन हुआ वो लामहला आपने देखा कि 9 मई 26 नवंबर 2024 की एक्टिविटीज़, और उसके बाद ज़रा उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया था। लेकिन मैंने तो आपकी बात को खुद आगे बढ़ाया कि या तो हाई कोर्ट लेवल के ऊपर जो कश्मीर का आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है वो तमाम एविडेंस फाइल पे रिकॉर्ड करवाता और ये फैसला ही ना आता। लेकिन बर वक्त आप हसल में जब इस तरह के फैसले करते हैं तो फिर आप जैसे एंकर्स को भी तनकीद करने का मौका मिलता है, शफी जान जैसे दोस्तों को भी तनकीद करने का मौका मिलता है। लेकिन इतना मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि अगर आप को रिलेट करेंगी कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है, रावला कोर्ट में हो रहा है, उसको मेरे ख्याल से इससे इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वो जो टोला है उसकी सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, रावला कोर्ट का आपने तस्करा किया, तो रावला कोर्ट के मामले पर पहले मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने सालिसी की पेशकश की, लेकिन फिर वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई है, हाफिज नईमुर रहमान साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं, जबकि जो कलदम कमेटी है वो भी उनकी सालिसी को कबूल कर रही है। हुकूमत को कबूल होगा ये? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल किया। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मेरी बात बीच में रुक गई थी। हाफिज नईम साहब
बैरिस्टर गौहर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये सब लोगों को पता है कि सबसे पहले कलअदम एक्शन कमेटी जो है इसने पहला एहतजाज तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू किया था, जब वजीर आजम AJK में तहरीक इंसाफ का जो है वो जो MLA है वो मौजूद था। गुजारिश ये है कि अगर कोई कलअदम एक्शन कमेटी पुलिस एहलकारों को शहीद कर दे, और इससे पहले भी उन्होंने किया, आजम जिनको जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाया था। नहीं वो ये तो अब बने हैं ना जी। अच्छा। इससे पहले जो सैनी सरदार तनवीर इलियास थे, आप अनवारुल हक साहब की बात कर रहे हैं? जी तनवीर इलियास साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए, तनवीर इलियास के बाद, तनवीर इलियास के दौर में ये तहरीक पनपी थी और अनवारुल हक के दौर में पीक के ऊपर थी जब 2022 के अंदर, तब PMLN का तो वजीर आजम नहीं था, वो भी तहरीक इंसाफ का ही था। यानी आपस में उन्होंने गठजोड़ करके जो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जो कुछ लीग ने था, लेकिन हमने नहीं बनाया था, हमारे लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया था क्योंकि हमारे पास इतनी सीटें मौजूद नहीं थी। अच्छा, खैर मैं गहराई में नहीं जाता। गुजारिश ये है कि अगर पुलिस एहलकारों को शहीद करने वालों को के साथ आपने सालसी करनी है तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्या एग्जांपल सेट करेंगे। हमने तो जिन लोगों ने वीडियो बयान दी है, रियासत ने वैसे उन्हें गले से लगाया है कि ठीक है गलती इंसान से होती है, सुबह का बुरा शाम को आसान कर दे ना, यानी हुकूमत जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब की सालिसी को कबूल नहीं करेगी। नहीं, हुकूमत सालसी को बिल्कुल कबूल करेगी, लेकिन उन लोगों की हद तक जो कि समझते हैं हम कि इनोसेंट हैं, उन्हें वर्गलाया गया है, उनकी जहनसाजी गलत की गई है, जिन्होंने रियासत के कानून को हाथ में नहीं लिया। अगर किसी पे क्रिमिनल केस मौजूद है, 302 के FIR मौजूद है, पुलिस एहलकारों को उन्होंने शहीद किया है, बंदूकें उठाई हैं, एविडेंस मौजूद है, फिर तो हाफिज नईम साहब को भी दरखास्त करेंगे। हुकूमत ऑलरेडी इस पे ये भी कह चुकी है ना कि पिछली दफा जो मुज़ाकरात किए थे उसमें तो सारे केसेस खत्म कर दिए थे, लेकिन वो गलती थी, अब वो गलती नहीं करेंगे। उसमें ज़ाहिर 302 के केसेस खत्म हुए। बिल्कुल ठीक। शफी जान साहब, आपने जो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक लिस्ट पोस्ट की अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के बारे में बताया, लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें वो 12 नशिस्तों पर, महाजिरों की नशिस्तों पर आपने अपने उम्मीदवार जो है वो कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं किए हैं, तो क्या उन नशिस्तों पर आप लोग इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो है पार्टी एक प्रोसेस से गुजरी है। बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड से जो है वो तजवीज़ ली गई और उसी तजवीज़ की रोशनी में जो कैंडिडेट्स है उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। जहां तक 12 हल्कों की बात है तो उस पर भी तहरीक इंसाफ जो है अपने कैंडिडेट्स को जरूर लाएगी, लेकिन उसके लिए अभी जो है मशावरत जारी है। ठीक, चलें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उस पर कैंडिडेट लाएंगे, लेकिन वो मुशावरत के बाद होगी। बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुनीफ फारूक साहब ने, हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बुशरा बीवी से मुलाकात के हवाले से खबर दी। फिर कल मेरे प्रोग्राम में मरियम भुट्टो साहिबा ने इसकी ऑलमोस्ट तस्दीक भी कर दी कि उन्हें पैगाम दिया गया था, लेकिन वक्त नहीं था इसलिए मुलाकात नहीं कर सके। कोई 2 बजे के करीब मैसेज आया, लाहौर से उन्होंने आना था। तो ये पैगाम किसने दिया था वैसे शफी साहब बैरिस्टर गौहर को मुलाकात के लिए बुला लें? नहीं, किसकी मुलाकात की आप जिक्र कर रहे हैं? किसको पैगाम दिया गया था? बुशरा बीबी से, उनकी फैमिली की। देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक मुलाकातों की बात है तो आपने देखा होगा कि कुछ रोज पहले बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की जो क्या सराहियां थी, जो हेडलाइंस थी, वो मीडिया उसको प्रोपेगेट कर रहा था। लेकिन जब हमने अपने एंड से पता किया तो ना तो बैरिस्टर गौहर को ऐसा कुछ बताया गया और ना ही पार्टी में किसी को इसके बारे में इल्म था। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत बैरिस्टर गौहर के बारे में, बैरिस्टर सैफ की तो मैं बात नहीं कर रही, मैंने इसी वजह से आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ बताया कि मरियम भुट्टो साहिबा ने इस बात की तस्दीक की है कि उनको बैरिस्टर गौहर का मैसेज मिला था कि मुलाकात के लिए आ जाएं। मैं तो ये पूछ रही हूँ, बैरिस्टर गौहर को किसने मैसेज दिया था? ये नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, ये मैं बैरिस्टर गौहर साहब से ही पता करूंगा तो ही इसमें मैं कोई कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं है। आपके इल्म है? नहीं, मैं ज़रा स्क्रीन पे देखा है, मुनीफ फारूक साहब ने बात की है। बैरिस्टर गौहर बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट किस बंदे ने कन्वे किया, लेकिन ज़रा पैगाम नहीं दिया। नहीं, हमारे किसी वजीर ने या किसी जिम्मेदार पोजीशन होल्डर ने नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब के अगर रवाबित हैं उनकी हर तरफ, नहीं मुमकिन है कि जेल इंतजामिया ने पैगाम दिया हो, ये तो एग्जैक्ट वो बता सकते हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब की वैसे दरपर्दा मुलाकातें जारी रहती हैं, तो लामहला पार्लियामेंटेरियन है, उन्हें जेल इंतजामिया में से किसी ने कन्वे कर दिया हो, क्या पता पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने कन्वे किया हो। एन मुमकिन है सोहेल अफरीदी साहब, और आखिरी बात, एक और बात, एन मुमकिन है सोहेल अफरीदी साहब और वो छुप छुप के मुलाकातें करते रहते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने उन्हें कन्वे कर दिया, मुलाकातें करते हैं। नहीं, वो खुद उन्होंने माना था कि हमारी मुलाकात हुई थी इंटीरियर मिनिस्टर से, मेरे ख्याल से सोहेल अफरीदी साहब ने एडमिट किया था, या बैरिस्टर गौहर ने कोई खबर आई, उनकी बहन भी, खान साहब की बहन भी साथ, मालूम वैसे कर लें।